आप सभी योग पथिकों को, योग जिज्ञासुओं को, योग प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे योग सर्टिफिकेशन बोर्ड के द्वारा लेवल 7 का जो एग्ज़ाम कराया जाता है, जो थेरेपेटिक योग कंसल्टेंट का एग्ज़ाम है, लेवल 7 का एग्ज़ाम है। YCB का अब तक का सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम है, सबसे कठिन जो एग्ज़ाम है और सबसे अंतिम जो लेवल है वो लेवल 7 है, थेरेपेटिक योग कंसल्टेंट। तो देखिए इसके सिलेबस के बारे में इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो देखिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा योग सर्टिफिकेशन बोर्ड यानी योग प्रमाणीकरण मंडल को मान्यता दी गई है, जो लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक अलग अलग तरह की परीक्षाएं आयोजित करता है, सर्टिफाइड करता है। तो आज देखिए लेवल 7 का जो सिलेबस है उसकी हम चर्चा करेंगे। उस सिलेबस के अंदर क्या क्या समाहित किया गया है, किन किन विषयों को लिया गया है, वो संपूर्ण जानकारी आज हम जानेंगे। तो देखिए वर्तमान में सूर्य फाउंडेशन के द्वारा भी लेवल 1, 2, 3 और लेवल 6 योग थेरेपिस्ट तक के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म निकले हुए हैं, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका पूरा नाम थेरेपेटिक योग कंसल्टेंट, शॉर्टकट इसको THYC कहते हैं। रिक्वायरमेंट या एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसको दे सकता है इस एग्ज़ाम को? तो देखिए मेडिकल प्रोफेशनल्स जो मेडिकल लाइन से हैं वो दे सकते हैं, या मास्टर इन योग यानी MA MSc योग में होना जरूरी है। फॉर योग प्रोफेशनल्स मेडिकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड एंड वाइस वर्स यानी आपका वाइवा भी होगा। ब्रीफ रोल डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा? कैन प्रैक्टिस योग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन मेडिकल सेटअप्स और इंडिपेंडेंटली, यानी वो व्यक्तिगत तौर पे अपना हॉस्पिटल खोल सकता है और उन विभिन्न रोगों का इलाज योग से कर सकता है। ही शुड बी ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन एनी स्ट्रीम विद योग थेरेपी, यानी वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर माना जाएगा इन एनी स्ट्रीम विद योग थेरेपी की किसी भी स्ट्रीम में वो मेडिकल रजिस्टर्ड माना जाएगा। मिनिमम एज, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। पर्सनल एट्रीब्यूशन इसमें दिया गया है। क्रेडिट पॉइंट 92 है, सबसे ज़्यादा क्रेडिट पॉइंट इसी के ही है। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स 1600 घंटे का है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो 1600 घंटे का समय आपको लगाना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट प्रोग्राम फॉर 100 आवर्स टू बी कंडक्टेड ऑन अनाटमी एंड फिजियोलॉजी, मतलब 100 घंटे का तो आपको अनाटमी फिजियोलॉजी पढ़ना ही पड़ेगा 1600 घंटों में से। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वही मार्क्स हैं कि थ्योरी इसमें 140 मार्क्स की है, प्रैक्टिकल 60 मार्क्स की है, यानी थ्योरी इसमें ज़्यादा है। लेवल 2 में उल्टा है, यानी प्रैक्टिकल 140 मार्क्स की है और थ्योरी उसमें 60 मार्क्स की है। किसमें? लेवल 2 में, योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर में। लेकिन इसमें थ्योरी 140 मार्क्स की है, प्रैक्टिकल 60 मार्क्स की है। तो देखिए थ्योरी की जो यूनिट है वो कौन सी है? थेरेपेटिक अप्रोच ऑफ योग थेरेपी इन क्लासिकल योग टेक्स्ट, जो भी क्लासिकल योग टेक्स्ट हैं उनमें थेरेपेटिक योग के बारे में, उन थेरेपीज़ के बारे में क्या बताया गया है। प्रिंसिपल्स ऑफ योग थेरेपी, योग चिकित्सा के जो सिद्धांत हैं उनकी चर्चा यहाँ पर की गई है। अनाटमी फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी फाउंडेशंस, अनाटमी की जानकारी आपको होनी चाहिए, फिजियोलॉजी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए और साइकोलॉजी के बारे में। यौगिक कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डिजीज, यानी रोगों को प्रबंधन करने में यौगिक जो अवधारणा है वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है। अब प्रैक्टिकल में डेमोन्स्ट्रेशन स्किल हैं, टीचिंग स्किल्स हैं, इवैल्यूएशन स्किल्स हैं, एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज है, फील्ड एक्सपीरियंस है 10 नंबर का। अब देखते हैं हम सिलेबस, थ्योरी सिलेबस में क्या क्या है यूनिट फर्स्ट में। तो देखिए जो यूनिट फर्स्ट है, थेरेपेटिक अप्रोच ऑफ योग थेरेपी इन क्लासिकल योगिक टेक्स्ट, भगवत गीता एज थेरेपी, भगवत गीता में थेरेपी के बारे में क्या बताया गया है। तो देखिए डेफिनेशन ऑफ योग इन भगवत गीता एंड देयर रिलेवेंस योग थेरेपी। तो देखिए भगवत गीता में 3 मुख्य डेफिनेशंस मिलती हैं। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तक तदनुजा सिद्धे सिद्धो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृत तस्मात् युयोजस्व योगे कर्मेषु कौशलम। ऐसे ही
छठे अध्याय का 23वां श्लोक है, उसमें भी डेफिनेशन योग की दी गई है ना। तो उसमें थेरेपी की बातें भी बताई गई है कि सम अवस्था में रहना, है ना, समत्वम योग उच्यते, यानी हम बैलेंस में नहीं रहते हैं ना, हमारा मन या तो भूत में जीता है या भविष्य में जीता है, वर्तमान में बहुत कम रहते हैं। तो ये भी एक बीमारी का कारण है कि हम बहुत ज़्यादा आगे की सोच रहे हैं या बहुत ज़्यादा पीछे की सोच रहे हैं, है ना। और बुद्धि युक्त, यानी आपकी जो बुद्धि है वो युक्त होनी चाहिए, है ना, व्यवस्थित होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। तो ये पूरे जो गीता के श्लोक है जिनमें योग की डेफिनेशन दी गई है, तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि कैसे योग आपका सिद्ध होगा, है ना, और कैसे आप एक योगी बन सकते हैं, और कैसे आप एक हॉलिस्टिक रूप से, समग्र रूप से स्वस्थ व्यक्ति बन सकते हैं। अगला है कंसेप्ट ऑफ सांख्य योग इन भगवत गीता। भगवत गीता का जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा अध्याय है, वो सांख्य योग है। भगवत गीता का जो पहला चैप्टर है, पहला जो अध्याय है, वो अर्जुन विषाद योग है। तीसरा अध्याय है वो कर्म योग है। तो इसमें सांख्य योग का कंसेप्ट उसमें हमें पूरा बताना है। सिग्निफिकेंस ऑफ भगवत गीता एज ए सिंथेसिस ऑफ योग, यानी योग के योग में भगवत गीता जो है उसका क्या महत्व है ना। सिंथेसिस मतलब संश्लेषण में, है ना, क्योंकि भगवत गीता में योग का बहुत अच्छे से वर्णन मिलता है। कंसेप्ट ऑफ स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा का वर्णन भी चैप्टर 2 में ही मिलता है भगवत गीता में। स्टेजिज एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट, यानी क्या क्या स्थित प्रज्ञ जो है उसकी अवस्थाएं हैं और क्या क्या उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब विशेषताएं। तीसरा है इसका पार्ट कंसेप्ट ऑफ आत्मा, यानी पुरुष एंड जीवात्मा इन भगवत गीता। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा परमात्मा की बात की है, पुरुष और जीवात्मा की बात की है, और उसकी चर्चा हमें करनी है। कंसेप्ट ऑफ परमात्मा, परमेश्वर और पुरुषोत्तम, यानी परमेश्वर भी कहा है, उसे पुरुषोत्तम भी कहा है, अलग अलग अध्यायों में, है ना। एक अध्याय का नाम भी है ना भगवत गीता का, पुरुषोत्तम योग, 15वां अध्याय, एज डिस्क्राइब इन भगवत गीता। कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी विश्व की अवधारणा उसमें दी गई है, जगत की अवधारणा है, संसार की अवधारणा है, एज डिस्क्राइब इन भगवत गीता। भगवत गीता के अंदर, है ना, जगत की, संसार की क्या कंसेप्ट दिया गया है ना, वो आपको बताना है। अगला है कंसेप्ट ऑफ भगवत गीता इन वेरियस मेंटल डिसऑर्डर लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी एट। भगवत गीता का विभिन्न जो मानसिक रोग हैं, मानसिक समस्याएं हैं, जैसे डिप्रेशन है यानी तनाव है, चिंता है, उसमें क्या अवधारणा है भगवत गीता की ना। तो देखिए अर्जुन खुद स्ट्रेस में था, तनाव में था, अवसाद में था, चिंता में था। पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग, तो विषाद का मतलब क्या है कि वो कई तरह के मनोरोगों से ग्रसित हो गया था, विषाद में चला गया था, अवसाद में चला गया था। तो उसमें पूरे उसके लक्षण बताए गए हैं, सिम्टम्स बताए गए हैं, जो एक रोगी के, मनोरोगी के जो लक्षण होते हैं वो सारे पहले चैप्टर में लक्षण बताए गए हैं। तो उन्हीं लक्षणों को तो ठीक किया है ना भगवान श्री कृष्ण ने, कि कैसे उसको तनाव है, चिंता है, अवसाद है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है ना, जो भी मनोकायिक रोग हैं उनको गीता के श्लोक से, मोटिवेशन के द्वारा कैसे अर्जुन को ठीक किया, उन्हें मोटिवेट किया, उन्हें प्रेरित किया और युद्ध के लिए तैयार कर दिया। आगे है सिग्निफिकेंस ऑफ योग साधना। योग साधना का महत्व आपको लिखना है, कर्म योग का, ज्ञान योग का, ध्यान योग का, भक्ति योग का इन भगवत गीता। क्योंकि भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की त्रिवेणी तो मिलती ही है, साथ में छठा जो अध्याय है ना, छठा जो अध्याय है उसको ध्यान योग भी कहा जाए। तो छठे अध्याय में ध्यान की विधियां बताई गई है, ध्यान की टेक्निक बताई गई है, कहाँ ध्यान लगाना है, कैसे ध्यान लगाना है ना। मन को वश में करने या नियंत्रण करने के उपाय भगवत गीता के छठे अध्याय में बताए गए हैं। क्योंकि मन बड़ा चंचल है ना, तो मन जैसे नियंत्रित हो जाता है तो वो भी एक थेरेपी ही है, एक चिकित्सा ही है। कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आहार एंड इट्स रोल इन
अध्यात्म साधना एज डिस्क्राइब इन भगवत गीता। तो देखिए भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में आहार विहार आचार विचार का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है ना, कि अधिक सोने वाले का, अधिक जागने वाले का, कम खाने वाले का, बहुत ज़्यादा खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता है। तो आगे का है ना, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सौपन बोधस्य योगे भवति दुःखा। 6ठे अध्याय के 17 श्लोक में स्पष्ट कहा है, जिसका आहार व्यवहार युक्त है, सही है, आचार विचार युक्त है, सही है, सम मात्रा में है, जिसका सोना जागना ठीक है, ऐसे व्यक्ति का ही योग सिद्ध होता है, अन्यथा फिर वो योग दुख का कारण बनता है। कंसेप्ट ऑफ त्रिगुण इन द कंटेक्स्ट ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता में त्रिगुण की खूब चर्चा की है ना। गुणत्रय विभाग योग भी है भगवत गीता का एक अध्याय का नाम। तो त्रिगुण की चर्चा की है कि सतोगुणी व्यक्ति कौन होते हैं, रजोगुणी कौन होते हैं, तमोगुणी व्यक्ति कौन होते हैं। बुद्धि भी सात्विक राजसिक तामसिक चर्चा की है, धरती की भी सात्विक राजसिक तामसिक की चर्चा की है, आहार की भी सात्विक राजसिक तामसिक की चर्चा की है। और इम्पोर्टेंस ऑफ ए भगवत गीता इन डे टू डे लाइफ, यानी दैनिक जीवन में भगवत गीता की क्या उपादेयता है, क्या उपयोगिता है, क्यों जरूरी है भगवत गीता। क्योंकि भगवत गीता का कोई ना कोई श्लोक हमारे दैनिक जीवन में जरूर जुड़ा हुआ है, हमारे व्यवहार से, हमारे विचारों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई श्लोक जरूर जुड़ा हुआ है। तो भगवत गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो पहली यूनिट जो पूरी है वो पूरी की पूरी यूनिट किसके ऊपर है, भगवत गीता के ऊपर है। और खासकर भगवत गीता में आहार की चर्चा है, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग की चर्चा है, भगवत गीता में त्रिगुण की चर्चा है, भगवत गीता में जगत की संसार का चर्चा की गई है ना, पुरुषोत्तम की, आत्मा की, सांख्य योग की, ये सब आपको पढ़ना है। अष्टांग योग एज ए थेरेपी, पर्सन एंड सोशल डिसिप्लिन थ्रू 5 यमास डोंट्स ईच एंड 5 नियमास डूज। यानी अष्टांग योग आपको पता होगा महर्षि पतंजलि की देन है, योग सूत्र में उसका विस्तार से वर्णन मिलता है। तो पर्सनल एंड सोशल यानी व्यक्तिगत और सामाजिक थ्रू 5 यमास, कौन से 5 यम हैं, डोंट इट्स एंड 5 नियम्स डूज, जिनका हमें पालन करना चाहिए ना। तो देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ योगासन एंड प्राणायाम, योगासन और प्राणायाम का हमें महत्व लिखना है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, है ना। मास्टरी और माइंड थ्रू प्रत्याहार, कैसे हम प्रत्याहार से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं, है ना, कंट्रोल करते हैं। कंसंट्रेशन, क्रिएटिव स्किल्स एंड क्लियर थिंकिंग, मतलब प्रत्याहार से हम कैसे अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, कैसे अपनी सोच को क्रिएटिव बनाते हैं, कैसे हम अपने स्किल डेवलप करते हैं। क्रिएटिविटी थ्रू प्रत्याहार, धारणा, कैसे हम धारणा ध्यान के द्वारा क्रिएटिविटी करते हैं। चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्तियों का कैसे हम निरोध करते हैं। चित्तवृत्तियों के निरोध के उपाय बताए ना महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र में। चित्तवृत्तियां होती है ना, 5 होती हैं, कौन कौन सी आपको पता होना चाहिए। प्रमाण, विप्रय, विकल्प, निद्रा, समृति, 5 वृत्तियां हैं, है ना। उनको नियंत्रण के उपाय बताए हैं महर्षि पतंजलि जी ने, है ना। चित्त प्रसादन के उपाय बताए गए हैं, आपको पता होगा ना, मैत्री करुणा मुदित्य उपेक्षाणाम पुण्य पुण्य विश्वाक्षेपणम चित्त प्रसादनम, सुना होगा ना आपने श्लोक। मास्टरी और इमोशंस टू प्रिवेंट, कि कैसे हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करें, गुस्से पर, डर पर, फियर का मतलब डर होता है, एंजर का मतलब गुस्सा होता है। थ्रू ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान, सरेंडर टू द सुप्रीम। ईश्वर प्रणिधान क्या है आपको बताना है, यम है या नियम है, बताइए आप मुझे। ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग का तो भाग है ही, है ना। ईश्वर प्रणिधान जो है वो क्रिया योग का भाग भी है और नियम भी है। अंतिम जो नियम है वो ईश्वर प्रणिधान ही है ना। शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो जब ईश्वर प्रणिधान यानी भगवान को हम समर्पित कर देते हैं, तब आपका गुस्सा, डर, सब कुछ दूर चला जाता है। अगली यूनिट है क्रिया योग एंड इट्स बेनिफिट। क्रिया योग में तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। क्रिया योग, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्या कहलाता है, क्रिया योग कहलाता है। और उसके बेनिफिट बताए गए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लेश, 5 क्लेशों की चर्चा की गई है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा। एंड मेथड टू कंट्रोल क्लेश, क्लेशों को नियंत्रण के उपाय
यानी कौन सी विधियां हैं जिनसे हम क्लेशों को नियंत्रित कर सकते हैं। कर्माशय यानी 4 प्रकार के कर्मों का जिक्र भी हुआ है यहाँ पर, है ना, शुक्ल क्रम, कृष्ण क्रम, शुक्ल कृष्ण क्रम, शुक्ल कृष्ण क्रम। कॉन्सेप्ट ऑफ हेय स्वरूप, हेय हेतु, दृश्य एंड दृष्टा, ये भी सारी बातें किसमें हैं, योग सूत्र में। सम योग नेचर एंड कॉजिज, हान स्वरूप, हानोपाय, विवेख्याति, ये सारे जो शब्द हैं ये योग सूत्र के हैं, यानी योग दर्शन के हैं। उसके अंतर्गत हे, हेतु, हान, हानोपाय, ये सब आपको वहाँ मिल जाएंगे, इनका डिस्क्रिप्शन। एप्लीकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पतंजलि योग, पतंजलि योग का जो समझ है, उसका व्यवहारिक जो समझ है वो आपको पता होना चाहिए। एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना, उससे कैसे हम अपना व्यक्तित्व विकास कर सकते हैं। योग मीनिंग, डेफिनेशंस, एम, ऑब्जेक्टिव्स, योग का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसके उद्देश्य, कंसेप्ट, उसकी अवधारणा, मिसकंसेप्शंस, उसकी भ्रांतियाँ, द नेचर ऑफ सीर इन प्योर स्टेट, है ना, प्योर यानी शुद्ध स्टेट, मन की जो स्थिति है बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। वृत्तिज, वृत्तियाँ क्या होती हैं, उनका नेचर क्या है, उनके कितने प्रकार की होती हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, उनके डेफिनेशंस क्या है। मेथड टू कंट्रोल ऑफ चित्तवृत्ति, चित्तवृत्तियों को कैसे हम नियंत्रित करें, उसके क्या उपाय महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र में बताए हैं। ईश्वर प्रणिधानाना, ए मीन्स टू अटेंड समाधि, डेफिनेशन एंड क्वालिटी ऑफ ईश्वर, ईश्वर प्रणिधान जो है उसका क्या अर्थ होता है, उसे कैसे हम समाधि की प्राप्ति कर सकते हैं। डेफिनेशन एंड क्वालिटी ऑफ ईश्वर, ईश्वर के स्वरूप की चर्चा करनी है कि ईश्वर कौन है। स ऐसा पूर्वासा में पी काले नान छेदात, सुना होगा ना आपने सूत्र कि वो ईश्वर है, वो पहले भी था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। ईश्वर का वाचक शब्द क्या है, तस्य वाचक प्रणव, ठीक है। कलेश कर्म विपाक आस्य से अछूतता, चेतन तत्व विशेष क्या है, ईश्वर है। चित्त विक्षेप क्या है, चित्त विक्षेप आपको पता होना चाहिए। अंतराय है 9, वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। अब व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलबद्ध, भूमिकता, ठीक है। और दुख, दौर्मनस्य, अंग में जयते, श्वास प्रश्वास, है ना, ये सब चित्त प्रसादन के उपाय हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, ये पता होना चाहिए। एंड इट्स एसोसिएट्स, उससे संबंधित जो है वो आपको पता होना चाहिए। संयम, यानी अगर हम मैत्री की भावना में संयम करते हैं तो हमें क्या लाभ मिलेगा। सूर्य में, चंद्र में, नाभि चक्र में, कंठकूप में, है ना, कुर्म नाड़ी में, मूर्ध ज्योति में, प्रातिभ में, हृदय में, स्वार्थ में, उदान में, समान में, एंड दियर बेनिफिट्स, इन चीज़ों में अगर हम संयम करते हैं तो उसके फल बताए हैं महर्षि पतंजलि जी ने ना, तो ये भी आपको पढ़ना है। स्पिरिचुअल लेवल्स, आध्यात्मिक लेवल के लेवल बताए हैं, उसका स्तर बताया है। क्रिया योग एंड इट्स बेनिफिट, यहाँ पर फिर क्रिया योग की चर्चा है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लेश, क्लेश का वर्णन है यहाँ पर। एंड मेथड ऑफ कंट्रोल क्लेश, कर्माशय, जो पिछले कई जन्मों का कर्माशय है ना, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमान कर्म, सुना होगा आपने। तो जो कर्माशय हैं, है ना, कई जन्मों के जो कर्म हैं, उनका भी विस्तार से यहाँ पर वर्णन मिलता है, तो वो भी आपको समझना है। तो दूसरा जो दूसरी जो यूनिट है वो पूरी अष्टांग योग से रिलेटेड है, थेरेपी से रिलेटेड है, और किसमें है, योग सूत्र में है। तीसरी हठ योग एज ए थेरेपी, हठ योग तो पूरा थेरेपेटिकल है ही। थेरेपेटिक अप्रोच ऑफ हठ योग प्रैक्टिस इज गिवन इन डिफरेंट हठ योग टेक्स्ट, हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, शिव संहिता एंड वशिष्ठ संहिता, 4 ग्रंथ इसमें इंक्लूड किए गए हैं। हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, शिव संहिता और वशिष्ठ संहिता। दियर रिलेवेंस फॉर अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ एंड इम्प्लीमेंटेशन इन वेरियस कॉमन डिसऑर्डर, इनका मतलब रिलेवेंस बताना है, इनका संबंध बताना है कि कैसे हम एक सकारात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं जो कॉमन सामान्य जो बीमारियां हैं उनमें, मतलब सामान्य बीमारियों को कैसे हम इनसे ठीक कर सकते हैं। एप्लीकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ षटकर्म, षटकर्म का क्या महत्व है ना, आसन का, प्राणायाम का, मुद्रा, बंद और नादानुसंधान, इन सब का आपको महत्व लिखना है।
एप्लीकेशंस का मतलब उसका कैसे व्यवहारिक प्रयोग आप कर सकते हैं। आगे है ग्रेटनेस ऑफ हठ योग, हठ योग की महानता, हठ योगी परंपरा, हठ योग की जो परंपरा है वो आपको बतानी है ना। भगवान शिव है, माता पार्वती है, मत्स्येंद्र नाथ है, गुरु गोरखनाथ है ना। नाथ परंपरा से कैसे स्वात्माराम, महर्षि घेरन, है ना, श्रीनिवास योगी भट्ट, कैसे ये परंपरा चली है। इम्पोर्टेंस ऑफ हठ एंड इट्स सीक्रेसी, हठ जो योग है उसका महत्व आपको लिखना है, और इसकी जो गुप्त विद्या है, इसकी जो सीक्रेसी है वो आपको बताना है। प्लेस ऑफ हठ योग प्रैक्टिस, हठ योग साधना के लिए कैसी कुटिया होनी चाहिए, कैसा स्थान होना चाहिए, उसकी भी चर्चा हठ प्रदीपिका घेरन संहिता में बहुत विस्तार से दी गई है मठ के बारे में। डिस्ट्रक्टिव्स यानी जो बाधक तत्व हैं, एंड कंस्ट्रक्टिव्स है ना, डिस्ट्रक्टिव्स यानी बाधक तत्व, फेलियर एलिमेंट्स, एंड कंस्ट्रक्टिव यानी साधक तत्व। साधक और बाधक दोनों ही 6 तत्व बताए हैं हठ प्रदीपिका में, वो भी आपको लिखने हैं। हालांकि शिव संहिता में अलग बताए हैं, हठ प्रदीपिका में अलग बताए हैं, है ना। उन सब की चर्चा आपको करनी है। यम और नियम की चर्चा आपको हठ प्रदीपिका में भी मिलेगी और वशिष्ठ संहिता में भी मिलेगी, दोनों में ही 10-10 यम और नियम बताए गए हैं। फिर आगे आसन, टेक्निक्स, बेनिफिट्स एंड प्रिकॉशंस, यानी आसन की क्या विधि है करने की, क्या उसके लाभ हैं, क्या उसकी सावधानियां हैं। मिताहार क्या होता है, पथ्य और अपथ्य क्या है। मिताहार होता मतलब बैलेंस डाइट, पथ्य जो अनुकूल है हमारे शरीर के, अपथ्य यानी जो शरीर के अनुकूल नहीं है। प्राणायाम यानी जिसे कुंभक कहा है, उसकी क्या टेक्निक है, क्या उसके लाभ हैं, क्या प्रिकॉशंस यानी सावधानियां हैं प्राणायाम की, कुंभक की। नाड़ी शुद्धि यानी प्री प्रैक्टिस जो है हठ योग की या प्राणायाम की, उसकी भी चर्चा यहाँ पर करनी है आपको। ड्यूरेशन एंड टाइम यानी कितनी देर आपको करना है, कितने समय तक करना है आपको। प्राणायाम प्रैक्टिस, ग्रेडेशंस ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम के अलग अलग जो ग्रेड है ना, किस स्तर के साधक को किस स्तर का प्राणायाम करना चाहिए, है ना, उसका लेवल क्या है, वो यहाँ पर चर्चा की गई है। षट क्रिया, उसमें खासकर गज करनी, हठ रत्नावली में वर्णन मिलता है ना गज करनी का। हठ योग सिद्धि लक्षणम, हठ योग सिद्धि के लक्षण बताए हैं ना। सुनिर्मले नयने, आंखों में एक चमक होती है। कुंडलिनी एज बेस फॉर ऑल योगा, कुंडलिनी के बारे में हठ योग हठ प्रदीपिका उसमें विस्तार से बताया गया है और उसे योग का बेस कहा गया है। रिजल्ट्स ऑफ कुंडलिनी प्रबोधन, कुंडलिनी प्रबोधन के बाद क्या उसका परिणाम मिलता है। सिनोनिम्स फॉर सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी के देखा होगा आपने, 3 नाड़ियां हैं, पढ़ा होगा आपने, ईड़ा और पिंगला, है ना। एक का संबंध दाएं स्वर से, एक का संबंध बाएं स्वर से है, एक का संबंध राइट नोस्ट्रिल से, एक का लेफ्ट से। और सुषुम्ना कहाँ है, हमारे जो स्पाइनल कोड है उसमें से जाती है। तो उसके कई सिनोनिम्स दिए गए हैं, कई उसके समानार्थी शब्द दिए गए हैं। सुषुम्ना को क्या क्या कहा गया है वो भी आपको पता होना चाहिए। मुद्रा और बंधाज टेक्निक्स, मुद्रा और बंध की टेक्निक दी गई है, क्या क्या उसकी तकनीकी है, क्या क्या उसकी विधियां हैं करने की, उसके क्या लाभ हैं, उसकी क्या सावधानी हमें रखनी है ना। मुद्रा बंद करते समय हमें उनकी सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। कंद स्वरूप, कंद स्वरूप के बारे में चर्चा की गई है। मेथड ऑफ समाधि प्रैक्टिस, समाधि के प्रैक्टिस की जो विधियां हैं वो आपको पता होना चाहिए। सिनोनिम्स ऑफ समाधि, सिनोनिम्स फॉर समाधि यानी समाधि के समानार्थी या सिमिलर शब्द दिए गए हैं। राजयोग, रिलेशंस बिटवीन हठ प्रदीपिका एंड राजयोग, यानी हठ योग और राजयोग के बीच क्या संबंध है वो भी आपको बताना है, क्योंकि हठ योग का अभ्यास किस लिए किया जाता है, राजयोग की प्राप्ति के लिए, क्योंकि सुप्रीम जो योग है वो राजयोग है। सांभवी मुद्रा, सांभवी मुद्रा आपको पता होना चाहिए, भ्रूकटी के मध्य में जो ध्यान लगाते हैं ना। और उन्मनी अवस्था, मनोन्मनी, नाद, है ना, एंड नादानुसंधान, 4 अवस्थाएं होती है ना नादानुसंधान की, आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। 4 स्टेजेस ऑफ नादानुसंधान। आगे योग वशिष्ठ की चर्चा की गई है। कंसेप्ट ऑफ योग, इंट्रोडक्शन एंड हाइलाइट्स ऑफ योग वशिष्ठ, यानी योग वशिष्ठ की सामान्य जानकारी आपको पता होना चाहिए। देखिए योग वशिष्ठ और वशिष्ठ संहिता दोनों अलग अलग हैं, एक वीडियो में मैं बता भी चुका हूं आपको। तो देखिए योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ और भगवान श्री राम का संवाद मिलता है, जबकि वशिष्ठ संहिता में उनके पुत्र शक्ति और महर्षि वशिष्ठ के बीच संवाद मिलता है। तो जो
वशिष्ठ संहिता है वो हठ योग का ग्रंथ है, जबकि योग वशिष्ठ है वो ज्ञान योग का ग्रंथ है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बहुत ही पुराना ग्रंथ है ना, रामायण के काल का ही ग्रंथ है ये। तो उसमें योग की क्या परिभाषा दी गई है, बहुत ही सुंदर अच्छी परिभाषा दी गई ना। संसारोत्रेण युक्ति योग शब्देन कथ्यते, है ना, संसार सागर से पार होने की युक्ति को ही योग कहा है। बहुत अच्छा ग्रंथ है। इंट्रोडक्शन एंड हाईलाइट ऑफ योग वशिष्ठ, डेफिनेशंस ऑफ योग एंड दियर रिलेवेंस इन योग वशिष्ठ, यानी योग वशिष्ठ में योग की अवधारणा को आपको स्पष्ट करना है, उसका महत्व आपको लिखना है। कंसेप्ट ऑफ माइंड, माइंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ माइंड, मन प्रशमनोपाय, मन प्रशमन के उपाय आपको बताने हैं, है ना। माइंड कंट्रोल थ्रू अभ्यास, हम अपने मन को कैसे प्रैक्टिस से, अभ्यास से नियंत्रित करें, और कैसे वैराग्य से, डिटैचमेंट से, है ना, मन को नियंत्रण करने की 2 विधियां गीता में भी बताई गई हैं, अभ्यास और वैराग्य से। यही 2 विधियां योग सूत्र या योग दर्शन में बताई गई हैं, और लगभग इन्हीं 2 विधियों की बात अभ्यास और वैराग्य की योग वशिष्ठ में भी की गई है। हमारी एक पुस्तक है योग वशिष्ठ सार, उसमें संपूर्ण जानकारी या संपूर्ण यूनिट मिल जाती है। आगे है कंसेप्ट ऑफ ज्ञान, यानी ज्ञान का कंसेप्ट क्या है, क्या अवधारणा है। ज्ञान सप्त भूमिकाएं, ज्ञान की जो 7 भूमिकाएं हैं उनका वर्णन आपको करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का महत्व, एंड इट्स टाइप्स ऑफ नॉलेज, इसका ज्ञान के जो टाइप्स हैं वो आपको लिखने हैं। मैनेजमेंट ऑफ माइंड एंड इमोशंस, एनहेंसिंग द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस, विवेक, आपको प्रबंधन करना है अपने मन का, कैसे आप मन को प्रबंधित करते हैं, कैसे उसको नियंत्रित करते हैं, और उनका एंड इमोशंस, एनहेंसिंग द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस, यानी कैसे आप अपने विवेक को बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे एनहेंस कर सकते हैं, है ना, योग के द्वारा, योग की क्रियाओं के द्वारा। प्राण एंड प्राणायाम, प्राण और प्राणायाम का वर्णन भी मिलता है। काकभूषुंड का उपाख्यान है, उसमें बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है। कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, है ना, कैसे आप अपने श्वासों को नियंत्रित कर सकते हैं। द स्टोरी ऑफ काकभूषुंड, काकभूषुंड की बहुत ही अच्छी स्टोरी उसमें दी गई है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। सदियों से जो कौवा है वो मतलब किसी पर्वत के ऊपर एक कखोडर में रहता है, तो महर्षि वशिष्ठ जी उस कोए की कहानी बताते हैं, और बताते हैं कि मैं उससे मिला भी हूँ। जब भगवान श्री राम को स्टोरी बताते हैं काकभूषुंड की, तब बताते हैं कि मैं काकभूषुंड से मिला हूँ, और वो पहले भी थे, आज भी है, और भविष्य में भी रहेंगे। वो चिरंजीवी हैं, है ना, उनकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती है। तो काकभूषुंड की फिर वो पूरी स्टोरी बताते हैं, और काकभूषुंड कैसे आज भी स्थिर हैं उसके बारे में वो बताते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है, और उसमें ही रेचक का, पूरक का, प्राणायाम का, प्राणों का बहुत अच्छे से जिक्र मिलता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ आदि एंड व्याधि, आदि व्याधि तो मेन कंसेप्ट है योग वशिष्ठ का, है ना। आदि का मतलब होता है मानसिक रोग, व्याधि का मतलब होता है शारीरिक रोग। बहुत अच्छे से अवधारणा इसकी दी गई है, और भगवान श्री राम को महर्षि वशिष्ठ इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राण एंड प्राणायाम, प्राण और प्राणायाम का क्या कंसेप्ट या अवधारणा इसमें दी गई है वो आपको समझना है। कंसेप्ट ऑफ समाधि एंड मोक्ष, समाधि और मोक्ष की अवधारणा आपको लिखनी है। समाधि का जिक्र भी मिलता है, मोक्ष का जिक्र भी खूब मिलता है। योग वशिष्ठ में हमने विस्तार से वर्णन किया है। गुड एसोसिएशन, एक अच्छा संबंध। सेल्फ इंक्वायरी, स्वयं के बारे में जानकारी। डेवलपमेंट ऑफ सतोगुण, गुड वर्च्यूज, कि कैसे हम सतोगुण का विकास कर सकते हैं। 8 लिम्स ऑफ मेडिटेशन, यानी ध्यान के जो 8 अंग हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। तो अब देखिए यूनिट सेकंड, यूनिट 1 काफ़ी बड़ी है। यूनिट सेकंड, प्रिंसिपल्स ऑफ योग थेरेपी। देखिए अभी तक हमने एक यूनिट ही पढ़ी है। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी एंड सिद्ध सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी स्वास्थ्य की क्या अवधारणा दी गई है आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में और सिद्धा में। आपको सिद्धा की भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद हम पढ़ लेते हैं, योग में नेचुरोपैथी पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सिद्धा की भी बात की गई। सिद्ध जो चिकित्सा पद्धति है, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। यूटिलिटी एंड लिमिटेशंस ऑफ दिस सिस्टम इन हेल्थ, कंसेप्ट ऑफ योग, यानी इनका क्या उपयोगिता है और इसकी लिमिटेशंस भी है ना इन सब की।
जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को इमरजेंसी की जरूरत है तो एलोपैथी में जाना जरूरी है, तो वहाँ पर इनकी लिमिटेशंस हैं। योगिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का योगिक कंसेप्ट आपको बताना है। मीनिंग, डेफिनेशंस, कंसेप्ट ऑफ आदि एंड व्याधि, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं आदि व्याधि के बारे में। रोल ऑफ योग इन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में योग की क्या भूमिका है। हेम दुखम अनागतम, ये किसका है बताइए आप? योग दर्शन का है। आने वाले दुखों से बचा जा सकता है। हेयम दुखम अनागतम, यानी भविष्य में आने वाले दुखों से हम बच सकते हैं, है ना। तो यही तो है ना प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। ताप त्रय, 3 प्रकार के ताप है ना, 3 प्रकार के दुखों की चर्चा की है ना। ताप, परिणाम, दुख जो है ये बताए गए हैं किसमें? जिन्हें ताप कहा गया है योग दर्शन में। और साथ में बताया गया है क्लेश, सब क्लेशों की जननी जो है अविद्या है। और फिर अंतराइस है ना, 9 जो बाधक तत्व है, 5 सहयोगी तत्व हैं, टोटल 14 जो अंतराय है ना योग दर्शन में, वो फिर चर्चा हो गई है यहाँ पर। कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिगुण, 3 गुणों की चर्चा। पंच महाभूत पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। पंच प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान। पंचकोश, अन्नमय प्राणमय मनोन्मय विज्ञान में आनंदमय, है ना। रोल ऑफ योगिक पॉजिटिव एटीट्यूड्स, मैत्री करुणा मुदित अपेक्षा, ये वही है जो हम योग दर्शन में पढ़ चुके हैं। और हेल्थ लिविंग कंसेप्ट ऑफ भाव एंड भावनाज विद इट्स रिलेवेंस इन हेल्थ एंड वेलबींग, भाव और भावना जो आयुर्वेद का कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ आहार विहार आचार विचार, जो गीता में जो श्लोक हम सुना चुके हैं पहले आपको, 6ठे अध्याय का 17वां। रोल ऑफ शुद्धि प्रक्रिया इन प्रिवेंटिव हेल्थ, कर्म शुद्धि, यम से कैसे हम, यम और नियम से कर्म शुद्धि कर सकते हैं। घट शुद्धि, षटकर्म से कैसे हम शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। घट का मतलब शरीर होता है। स्नायु शुद्धि या नर्वस सिस्टम की शुद्धि कैसे आसनों से होती है। प्राण शुद्धि प्राणायाम से होती है। इंद्रिय एंड मन शुद्धि प्रत्याहार से होती है। और मन, बुद्धि, अहंकार एंड चित्त शुद्धि धारणा, ध्यान और समाधि से होती है। तो सेकंड यूनिट देखिए छोटी ही है, बहुत बड़ी नहीं है। फर्स्ट यूनिट बहुत बड़ी है। और यूनिट थर्ड इसमें पूरी एनाटॉमिकल है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी फाउंडेशंस। मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मस्कुलो सिस्टम की बात की है। क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ बोन एंड जॉइंट्स, टाइप ऑफ मसल्स, यानी यहाँ पर आपको हड्डियों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कौन सी हड्डी शरीर में कहाँ है। जैसे सबसे लॉन्ग बोन की हम बात करें तो फीमर होती है ना सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी स्टेपिच कान में होती है। तो जितनी भी हड्डियाँ हैं, फिबुला, टीबिया, है ना, पटेला, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। मसल्स के बारे में स्ट्रक्चर, जैसे हेमस्ट्रिंग मसल्स होती है ना, डेल्टोइड मसल्स होती है बाजू में, ऐसे सब का पता होना चाहिए। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स, नॉलेज ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, नर्व मसल्स, फिजियोलॉजी, नर्व मसल्स की फिजियोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमायोग्राम एंड मसल्स एंडुरेंस, कंसेप्ट ऑफ हेमोस्टेटिक्स भी आपको पता होना चाहिए। मैकेनिज्म टू मेंटेन मिलियो एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक एक मैकेनिज्म होता है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में, एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम, उसका पूरा जो ट्रैक्ट होता है ना, एलिमेंट्री जो कैनाल होती पूरी, फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहा है। फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, सिक्रेशन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स, है ना, फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जो भी गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं वो उनके क्या नाम हैं, है ना, ग्रंथियों, कौन कौन सी ग्रंथियों से निकलते हैं, हार्मोन्स कौन से होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, है ना, जैसे हमारी पैनक्रियाज होती है, अग्नाशय होता है, वो हार्मोन्स भी रिलीज करता है और एंजाइम्स भी रिलीज करता है, यानी जूस भी रिलीज करता है, सीक्रेट करता है और हार्मोन रिलीज करता है। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स इन डाइजेशन ट्रैक्ट, जो हमारी पाचन नली है उसमें कैसे अलग अलग प्रकार के मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो टूटते हैं और कैसे वो डाइजेस्ट होते हैं, कैसे उनका पाचन होता है। रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी श्वसन तंत्र और हृदय तंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी, पूरी एनाटॉमी कल पूछी गई है। इसमें आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि हमारा हार्ट क्या है, कितने उसमें चैम्बर होते हैं, है ना, कैसे उसमें ब्लड सप्लाई होता है, कैसे ब्लड फिल्टर होने के लिए लंग्स के पास जाता है ना। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग प्रोसेस, एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेशन गैसेज, है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हम लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कैसे प्रोसीजर होता है लंग्स के साथ, वो पता होना चाहिए। लंग्स फंक्शन टेस्ट, लंग्स के जो फंक्शन टेस्ट हैं वो आपको पता होना चाहिए। वेंटिलेशन, कैसे वेंटिलेशन पे
सुना होगा ना, ये व्यक्ति वेंटिलेशन पे, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की जानकारी आपको होनी चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ कार्डियक साइकिल, जो कार्डियक साइकिल है ना उसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स जो होते, ग्राफी जो होती है उसके पता होना चाहिए, देखना आना चाहिए आपको। वेक्टर, एरहेथमिया, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइट और कंसंट्रेशन चेंज इन हार्ट, ये अलग अलग फंक्शंस है हार्ट के, ये आपको पता होना चाहिए। नर्वस सिस्टम एंड स्पेशल सेंसिज, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसमें ब्रेन का आपको पता होना चाहिए। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है उसका पता होना चाहिए आपको। स्पाइनल कोड के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। CSF जो फ्लूइड होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसके बारे में पता होना चाहिए। सोमैटिक नर्व जो सिस्टम है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। एक नर्व जो होती है ना अपने आप मैसेज लेके जाती हैं, एक नर्व होती है जो मैसेज ब्रेन को देती हैं, है ना। तो वो आपको पता होना चाहिए। स्पेशल जो सेंसीज होती हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, पांचों जो हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं उनके फंक्शंस भी आपको पता होना चाहिए। जैसे त्वचा होती है, उसके क्या क्या कार्य हैं, कितने प्रकार की होती है। जीभ है, उसमें कौन कौन से टेस्ट बड्स होते हैं। नासिका में किस तरह की स्मेल होती है ना। आइज जो है वो कितने प्रकार की होती हैं, कैसे होती हैं, क्या फंक्शंस हैं, कैसे कार्य करती हैं, उसका ब्रेन से क्या संबंध है। एक्सक्रेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी आपका उत्सर्जन तंत्र, और रिप्रोडक्टिव का मतलब हो गया आपका प्रजनन तंत्र। तो उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल ऑफ किडनी का पता होना चाहिए। किडनी के क्या फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, है ना। यूरिन फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन पता होना चाहिए। एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन पता होना चाहिए। मिक्चुरेशन, रोल ऑफ अदर ऑर्गन ऑन एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, एसिड बेस बैलेंस, एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षारीय दोनों का जो बैलेंस है वो होना बहुत जरूरी है ना। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, महिला और पुरुष के जो भी प्रजनन तंत्र के अंग हैं, जो भी सेक्स ऑर्गन है उनका पता होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पता होना चाहिए, जो मेंसेस आते हैं फीमेल में उसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ओवुलेशन जो पीरियड होता है, टाइम होता है, उसका पता होना चाहिए। मेनोपॉज जो होता है, जब मेंसेस बंद हो जाते हैं, उसका पता होना चाहिए लगभग 45 साल की उम्र में। और जेमेटोजेनेसिस का पता होना चाहिए, कैसे एक भ्रूण है वो तैयार होता है, बनता है मेल और फीमेल से, यानी एक स्पर्म से और ओवम से मिलकर कैसे जेमेटोजेनेसिस बनता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, प्रेगनेंसी कैसे होती है, और इनफर्टिलिटी क्या होती है, यानी बंधता क्या होती है ना, बच्चे नहीं होते हैं, बांझपन जिसे कहते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी, मानव की जो साइकोलॉजी है, मानव का जो मनोविज्ञान है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, आपका मूड कैसा है, कहते हैं ना मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कॉग्निशन, है ना, संज्ञात्मक, बिहेवियर, व्यवहार एंड पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, नॉलेज ऑफ कॉमनली एक्योरिंग मेंटल हेल्थ, है ना, मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, और कंडीशंस, है ना, स्थिति कैसी है। रोल ऑफ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इन वेरियस मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आज मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी बढ़ रही हैं, इसलिए वर्तमान में क्लिनिकल साइकोलॉजी की बड़ी डिमांड है। तो योग में एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारा जो गीता है वो कहीं ना कहीं क्लिनिकल साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। योग वशिष्ठ है वो कहीं ना कहीं क्लिनिकल साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। कंसेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन, कहते हैं ना, इसको फ्रस्ट्रेशन हो रखी है। जनरल इफेक्ट ऑफ योगिक प्रैक्टिस फॉर मेंटल हेल्थ, यानी मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कौन कौन से हमें योगाभ्यास करने चाहिए। तो ये यूनिट 3। अब बात करते हैं यूनिट 4 की, योगिक कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डिजीज। तो देखिए इसमें मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, खासकर बैक पेन के बारे में। लंबगो क्या है, साइटिका क्या है, साइटिका एक नर्व होती है ना हिप से लेकर नीचे तक, एडी तक। डिस्क की प्रॉब्लम, हर्निटेशंस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रॉब्लम, IVDP कहते हैं जिसे, अर्थराइटिस, लंबो सेक्रल स्ट्रेन्स, नेक पेन यानी गर्दन में जो दर्द होता है जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। योगा प्रैक्टिस मॉड्यूल फॉर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, प्रिकॉशंस एंड कंट्राइंडिकेशंस ऑफ योगिक प्रैक्टिस, यानी इन सब के लिए कैसे आपको सावधानियां रखनी है, क्या क्या कंट्राइंडिकेशंस हैं, और कौन सी योगिक प्रैक्टिसेस हैं।
ऐसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ब्रोंकल अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, एम्फेसीमा है, एलर्जिक रेनाइटिस है, स्लीप एपीनिया है और साइनोसाइटिस है। तो इन सब रोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन सब समस्याओं का कैसे हम समाधान कर सकते हैं योग के द्वारा, क्या कंट्राइंडिकेशंस हैं, क्या इसकी सावधानियां हैं, है ना। ऐसे कार्डियोवास्कुलर की जो डिसऑर्डर हैं, पहले तो हमने पढ़ा है इन सब सिस्टम के बारे में, फिर इनसे रिलेटेड रोग, है ना। हाइपरटेंशन जिसको बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर हाई होना, स्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसेमिया हार्ट डिजीज, एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं ना, एंजाइना पेन हो रहा है, चुभन सी होती है हार्ट में, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शंस। तो ये सब हृदय से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं। तो इनका भी हमें योगिक प्रैक्टिस का मॉडल तैयार करना है, ठीक है, कि कौन कौन से आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, ध्यान, डाइट, ये सब। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड एक्सक्रेटरी डिसऑर्डर, डेपेसिया, हाइपरेसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, कॉन्स्टिपेशन यानी जो कब्ज है, अम्लपित्त है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है ना, ये भी आंतों से रिलेटेड है। रीनल स्टोन्स है, यानी किडनी, रीनल का मतलब होता है किडनी की जो पथरियां हैं, एंड हेमोरॉइड्स, और हेमराइड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और फिर कैसे मॉडल आप तैयार करेंगे जिसमें हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करवाएं, है ना, कौन से योग, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद। ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, माइग्रेन, हेडेक, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स, एपिलेप्सी, पार्किंसन डिजीज, इसके लिए भी पूरा मॉडल हमें तैयार करना है। एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, इसमें डायबिटीज़, मेलेटस, थायराइड डिसऑर्डर, ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और ये पूरा मॉडल तैयार करना है। ऐसे ही ओबेस्टिक एंड गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, जो दर्द होता है ना मेंसेस के समय, माहवारी के समय, ऋतुस्राव के समय क्रैम्प्स आते हैं, है ना। डिसमेनोरिया, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, पीसीओडी, पीसीओएस सुना होगा आपने, प्री एक्लेम्पसिया और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, पीआईएच, मेनोपॉज डिस्कम्फर्ट, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, हॉट फ्लैशेस, ये सब का आपको मॉड्यूल तैयार करना है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, अब ऐसी कंपल्सिव डिसऑर्डर, है ना, बार बार ओबेज हो जाना, गुस्सा आना बार बार, है ना, स्ट्रेस, तनाव होना, इंसोम्निया, निद्रा की समस्या, डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, चिंता, मेंटल रिटार्डेशन, यानी कहते हैं ना मानसिक अवस्थित हो जाता है ना, रिटार्डेशन, सिजोफेरनिया में उसके हाथ अंगों में कंपन होता है, ऑटिज्म होता है ना, खासकर बच्चों में होता है, अटेंशन डिफिसिट, हाइपर एक्टिविटी, ये बच्चों में होती है, डिसऑर्डर एंड सब्सटेंस एब्यूज, इन सब का भी हमें मॉडल तैयार करना है। प्रैक्टिकल सिलेबस क्या है, देखिए प्रैक्टिकल सिलेबस की मैं बात करूं, काफ़ी लंबा सिलेबस है, काफ़ी अब्रॉड सिलेबस है। डेमोस्ट्रेशन स्किल्स है इसमें, इंट्रोडक्शन टू हेम्स एंड मंत्राज, आपको मंत्र और चैंटिंग के बारे में पता होना चाहिए। फिर इसमें कंसेप्ट एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू प्रणव एंड हेम्स, प्रणव और हेम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। रेसिटेशन ऑफ प्रणव एंड सोहम जप, सोहम और प्रणव जप का आपको रेसिटेशन आना चाहिए। और रेसिटेशन ऑफ प्रातः स्मरण, ध्यान मंत्र, प्राणायाम मंत्र, आसन मंत्र, शांति मंत्र, सिलेक्टेड श्लोक ऑफ हठ प्रदीपिका, सिलेक्टेड श्लोक पतंजलि योग सूत्र, सिलेक्टेड श्लोक भगवत गीता कि आपको रेसिटेशन आनी चाहिए। ये है। अगला सटक्रम एंड बंदाज एंड मुद्रा। तो क्लींजिंग प्रोसेस में बात करूं तो वमन धोती की बात की है, नेति की बात की है, सूत्र नेति, जल नेति, कपाल भाती, अग्निसार, जालंधर बंद, उड़ियान बंद, मूल बंद और महाबंद की चर्चा की है। महामुद्रा, भैरवी मुद्रा, योनि मुद्रा, सामूहिक मुद्रा एंड षणमुखी मुद्रा। लगभग ये बात योग थेरेपी वाले में मिल जाएंगे आपको, लगभग वही प्रैक्टिकल है, कोई एक आध चीज़ ज़्यादा हो सकती है इसमें। डेमोस्ट्रेशन एबिलिटी परफॉर्मिंग सटकर्मा, क्लींजिंग प्रोसेस, लघु एंड पूर्ण संघ प्रक्षालन, वस्त्र धोती, दंड धोती, नौली। अगला है सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम एंड सूर्य नमस्कार, उच्चारण स्थल, तत्व शुद्धि, चक्र शुद्धि। अगला है बुद्धि तत्व है, हृदय की शुद्धि, मेधा शक्ति विकासक, कपोल शक्ति विकासक, ग्रीवा शक्ति विकासक, वक्षस्थल शुद्धि विकासक,
वक्षस्थल शक्ति विकासक, 1 और 2 अभ्यास, कटी शक्ति विकासक, जंग शक्ति विकासक, पिंडली शक्ति विकासक, इनके अलग अलग अभ्यास जो हैं, हृदय गति और सर्वांग पुष्टि, ये स्थूल व्यायाम है। और योगिक सूर्य नमस्कार बिहार ऑफ स्कूल का जो बताया गया है वो फॉलो करना है। और स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी एंड इट्स वेरिएशंस, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने कैसे सूर्य नमस्कार बताया है वो भी आपको ध्यान में रखना है। योगासन, नॉलेज ऑफ द 5 स्पाइनल मूवमेंट्स, इन्वर्टेड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेटरल, ट्विस्ट एंड लेटेस्ट, बैंड एंड न्यूट्रल पोजीशन ऑफ द स्पाइन, यानी स्पाइन की अलग अलग जो मूवमेंट है, इन्वर्टेड यानी उल्टा, फॉरवर्ड आगे झुकना, पीछे झुकना, साइड में ट्विस्ट करना, ये सब पता आपको होना चाहिए। उससे रिलेटेड जो आसन है वो इसमें वीरभद्रासन, इट्स वेरिएशन, गरुड़ासन, नटराज आसन, परिवर्त पार्श्वकोणासन, पार्श्वकोणासन, टिटिभासन, पश्चिमोत्तानासन, सप्त वज्रासन, वक्रासन, आकर्ण धनुरासन, गोमुखासन, सुप्त वज्रासन, मृत्यासन, अर्धमच्छिंद्रासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, पूर्ण धनुरासना, ऊर्ध्व मुखो स्वासना, उत्तान पादासना, हलासना, चक्रासना, मत्स्यासना, श्वासना, सेतुबंधासना, सर्वांगासना, चक्रासना, एक पाद कंडासना, एक पाद कंद्रासना, त्रिविक्रमासना, शीर्षासना एंड इट्स वेरिएशंस। देखिए इसमें काफ़ी कठिन आसन भी दिए हैं, एडवांस आसन भी दिए गए हैं। प्राणायाम, नॉलेज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, एबिलिटी टू परफॉर्म, ब्रीथ अवेयरनेस, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, सेक्शनल ब्रीदिंग यानी अलग अलग टुकड़ों में एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, थोरेसिक ब्रीदिंग है, ये सब। अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, सूर्य भेदी एंड चंद्र भेदी प्राणायाम, उज्जय प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम। अगला है प्रैक्टिस लीडिंग टू मेडिटेशन, नॉलेज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टू परफॉर्म फ्लोइंग प्रैक्टिसेस, अंतर्मौन, अजपा जप, योग निद्रा, धारणा, विपासना एंड प्रेक्षा ध्यान, अलाइड प्रैक्टिसेस लाइक, इससे संबंधित जो प्रैक्टिस होती है ना, जप माला, योग निद्रा एंड ओम मेडिटेशन। माला जप करते हैं ना, माला जप, उसके बारे में पता होना चाहिए, योग निद्रा के बारे में और ओम मेडिटेशन के बारे में। असेसमेंट स्किल, क्लिनिकल असेसमेंट आपसे पूछा जाएगा, आपको पता होना चाहिए। मेजरमेंट ऑफ वेट, वेट का कैसे मेजरमेंट करेंगे, स्ट्रक्चर, हाइट, बॉडी मास, BMI होता है ना, BMI बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी सरफेस एरिया, शोल्डर हाइट, एल्बो हाइट, सर्कमफ्रेंस, मेजरमेंट फॉर नेक, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, वेस्ट सर्कमफ्रेंस, हिप सर्कमफ्रेंस, वेस्ट हिप रेशियो पता होना चाहिए आपको। जैसे एक आपका माप लेता है ना, जब आप कपड़े सिलवाने जाते हैं तो टेलर आपका माप लेता है अलग अलग ना, जांग का, हिप्स का, कमर का, कंधे का, तो इसी तरह से आपको माप तोल पता होना चाहिए, रेशियो उसका पता होना चाहिए। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल्स, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी में, लचीलापन में और स्ट्रेंथ का आपको पता होना चाहिए। बायोमैकेनिक्स, एनालिसिस ऑफ COG, LOG, BOS, ये अलग अलग एनालिसिस होते हैं, COG, LOG, BOS इन आसनाज, सिटिंग, स्टैंडिंग और लेइंग पोजिशंस। एनालिसिस ऑफ बायोमैकेनिक्स ऑफ पोस्चरल अलाइनमेंट, जो पोस्चरल अलाइनमेंट होते हैं ना आसनों की, उसका बायोमैकेनिक्स आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, ये आपका पूरा सिलेबस है, 7 पेज का सिलेबस है, काफ़ी अब ब्रॉड सिलेबस है। अब देखिए हमें लगभग 1 घंटा लग गया इस सिलेबस को समझने में, तो थोड़ी तैयारी तो आपको देखो करनी पड़ेगी, बिना तैयारी ये आपका क्लियर नहीं होने वाला है। हाँ, जिसने थेरेपी में पढ़ाई की है अच्छे से, मास्टर डिग्री थेरेपी में की है, वो आराम से क्लियर कर सकता है, लेकिन वो पहले इस सिलेबस को अवश्य पढ़ ले। सिलेबस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कुछ टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे, लेकिन कुछ टॉपिक्स को आपको एक्सपर्ट के साथ या डॉक्टर के साथ बैठ के समझना होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से थेरेपेटिकल एग्ज़ाम है, पूरी तरह से योग थेरेपी को इसमें इंक्लूड किया गया है ना। लेवल 7 है, सबसे बड़ा लेवल है। तो फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो, तो निसंदेह, निसंकोच आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।